हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं हम वायु प्रशीतन निकाय। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था, उस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे थे। इसमें उसी रेफ्रिजरेंट की जगह पर एयर इज़ गोइंग टू बी यूज्ड, एयर का इस्तेमाल करेंगे फॉर रेफ्रिजरेशन। इसीलिए इसका नाम है वायु प्रशीतन निकाय या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वायु प्रशीतन निकाय में वायु को प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम नाम क्लियर हो गया कि क्यों उसको कह रहे हैं, क्योंकि जो एयर है उसी को हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है पहले वो देख लेते हैं हम। एडवांटेजेस में है कि यदि हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो एयर एक सेफ रेफ्रिजरेंट माना जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या कह सकते हैं कि एयर इज अ सेफ रेफ्रिजरेंट, एक सुरक्षित प्रशीतक है। सुरक्षित प्रशीतक का मतलब ये हुआ कि यदि रेफ्रिजरेंट एनी हाउ लीक करे और हमारे आसपास अगर वो व्याप्त हो जाए, पाया जाए, उसको हम अगर इनहेल कर लें तो चांसेस होते हैं कि उसकी वजह से हमें कुछ दुष्परिणाम भुगतने पड़े। हो सकता है वो पॉइजनस हो या एनवायरमेंट फ्रेंडली ना हो, एनवायरमेंट के लिए बुरा हो। लेकिन एयर के केस में ऐसा नहीं है, एयर एक सेफ रेफ्रिजरेंट है। दूसरा एडवांटेज इसमें यह है कि ये इजीली अवेलेबल है, वायु आसानी से उपलब्ध है, ये इजीली आप इसको पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह मौजूद है। थर्ड है कि ये जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो बेसिकली इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। कंप्रेस करना इज़ अ वेरी अनइकोनॉमिकल थिंग। सो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक इकोनॉमिकल मेथड है जिससे कि हम किसी भी स्पेस को कूल कर सकते हैं या उसे ठंडा कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो COP है दैट इज़ लेस, वो कम होता है। सेकेंड चीज़ कि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो ऑपरेशन हो रहा है, जो कूलिंग में जो खर्चा आ रहा है वो ज़्यादा है इसके केस में। COP इसमें कम होगा एज कम्पेयर टू वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, द इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड इन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम that are costly and also they occupy more space। इसमें जो उपकरण लग रहे हैं वो क्या है, वो अधिक स्थान घेरते हैं। एंड फोर्थ डिसएडवांटेज इज दैट कि इसकी जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। ये कम ऊष्मा अवशोषित कर सकता है किसी भी स्थान से जिसे हमें कूल करना है। नेक्स्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, वायु प्रशीतन चक्र के बारे में बात करेंगे हम। बहुत पहले ही इस साइकिल का यूज़ किया जा रहा है इन शिप्स, इन एरोप्लेन्स, बहुत ही जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो दो तरीके का होगा, एक होगा ओपन साइकिल और एक होगा आपका क्लोज साइकिल। तो इसमें है क्या कि जो ओपन साइकिल होगा उसमें हम एयर को लेंगे एटमॉस्फेयर से, उसको कंप्रेस करेंगे, उसको कूल करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, स्पेस में मिक्स कर देंगे, फेंक देंगे ताकि वो स्पेस को कूल करे। क्लोज साइकिल में ऐसा नहीं होगा। क्लोज साइकिल में क्या होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है, एयर है, वो थ्रू आउट द साइकिल आपका उसके अंदर मूव करेगा, उसे हम बाहर फेंकेंगे नहीं। तो ये है डिफरेंस बेसिकली ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल के बारे में।
जिन भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना हो वो यहाँ से लिख सकते हैं कि बहुत पहले से इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग पानी की जहाज़ों पर किया जाता रहा है, जिनमें वायु प्रशीतन चक्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में तो हर जगह ही इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, इस साइकिल का यूज़ किया जाता है एरोप्लेन्स में फॉर कूलिंग पर्पज़, लेकिन बहुत पहले से ही इस सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है पानी की जहाज़ों पर। नेक्स्ट है कि इस साइकिल का नाम क्या है। तो हम बात करेंगे कि जब कभी भी कोई पूछेगा एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इस साइकिल का नाम है बेल कोलेमन साइकिल और रिवर्स्ड जूल साइकिल। हिंदी में बोलेंगे इसको बेल कोलेमन चक्र, या इसको कह सकते हैं परिवर्ती जूल चक्र। क्या कह सकते हैं? या प्रतिवर्ती जूल चक्र, प्रतिवर्ती जूल चक्र इसे हम कह सकते हैं। क्या है इसका नाम? बेल कोलेमन साइकिल या रिवर्स्ड जूल साइकिल। इसमें भी वही बेसिक 4 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। एक है आपका, यहाँ पे गलती से मैंने इवेपोरेटर लिख दिया था, इवेपोरेटर नहीं होगा क्योंकि इसमें एयर का इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, वो वाष्पित्र नहीं हो रहा है, वो केवल कूलिंग स्पेस में डंप किया जाएगा, तो इसलिए इसका नाम शीतल कक्ष रखेंगे। उसके बाद जो एयर है वो कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर में कंप्रेस होगी हवा, कंप्रेस होने के बाद उसको हम हीट एक्सचेंजर में ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद उसको एक्सपेंडर में उसका प्रसारण होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने के बाद उसका टेम्परेचर और गिर जाएगा। पहले हीट एक्सचेंजर में काफ़ी टेम्परेचर गिर चुका है, कंप्रेस होने के बाद जब हीट एक्सचेंजर में आया एयर तो उसको बहुत ज़्यादा जो इसका कूलेंट होगा हीट एक्सचेंजर में वो उसको कूल करके उसका टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिरा देगा। उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है एयर, वो एयर आएगी आपकी एक्सपेंडर में जहाँ एक्सपैंड होगी जिससे कि उसका टेम्परेचर और गिरेगा। उसके बाद एयर आएगी आपकी इस शीतल कक्ष में जहाँ पे हमें कूल करना है, इसी से स्पेस को, इसी पर्टिकुलर स्पेस को हमें कूल करना है, तो इसमें हम उस एयर को डंप कर देंगे और ये एयर कूल हो जाएगी, ये स्पेस कूल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रिवर्स जूल साइकिल है क्या। रिवर्स जूल साइकिल में बेसिकली 4 आपके प्रोसेसेस हैं। एक है 1 से 2, दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, सम एंट्रोपी संपीडन। उसके बाद 2 से 3 जो है वो है आपका समदाबी या कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन। क्या ये? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन। 3 से 4 क्या है आपका? है एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन हो रहा है 3 से 4 के दौरान, तो इसमें देखिए प्रेशर कम हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। और हमारा जो कंप्रेशन हुआ सब 1 से 2, उसमें क्या हो रहा है कि वॉल्यूम देखिए घट रहा है। देखिए ये जो वॉल्यूम इतना था वो वॉल्यूम क्या हो गया? इतना हो गया। 1 से 2 के दौरान जो हमारा वॉल्यूम है घट रहा है, ये है कंप्रेशन। 2 से 3 है आपका हीट रिजेक्शन, 3 से 4 है आपका एक्सपेंशन और 4 से 1 है आपका हीट एब्जॉर्प्शन। इसी के दौरान आपकी ऊष्मा अवशोषित की जाएगी या इसी के दौरान आप हीट को आप एयर को आप कूलिंग स्पेस में डंप करेंगे। ठीक है, ये है आपका पीवी प्लॉट जिसमें आपने प्रेशर और वॉल्यूम कैसे वैरी कर रहा वो देखा। नेक्स्ट है आपका टीएस प्लॉट। टीएस प्लॉट में देखिए क्या है कि जो कांस्टेंट एंट्रोपी है वो देखिए 1 से 2 है, सम एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी, और 2 से 3 और 4 से 1, ये जो 2 प्रोसेसेस हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस हैं, और 1 से 2 और 3 से 4 दीज 2 प्रोसेस आर कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इन चारों प्रोसेसेस में जो हीट एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो 4 से 1 होगी। तो एब्जॉर्प्शन होगा तो उसमें हम देख सकते हैं कि ऊष्मा अवशोषित कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू CP T1 - T4, और ऊष्मा निष्कासित कितनी होगी, देखिए 2 से 3 में निष्कासन हो रहा है और 4 से 1 में
एब्जॉर्प्शन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है। तो 2 से 3 में निष्कासन हो रहा है तो क्या होगा, Cp T2 - T3। ये जो रिलेशन है आपने पढ़ रखा है mc डेल्टा टी के हिसाब से। हीट जो है कैसे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होगा, वो mc डेल्टा टी है। फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट मास ऑफ एयर के लिए हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि Cp T1 - T4 होगा ऊष्मा अवशोषित और Cp T2 - T3 होगा ऊष्मा निष्कासित। निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो 2 से 3, अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो 4 से 1। अगर हम TS प्लॉट की बात करें तो जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो है आपकी 4 से 1 और जो निष्कासन की प्रक्रिया है वो है 2 से 3। 1 से 2 है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और 3 से 4 है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कैसे जो हमारा TS या PV प्लॉट है वो, और ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है बेल कॉलमन साइकिल का, वो कैसे सेम है। नंबरिंग करके ज़रा हम उसको बैलेंस कर लेंगे, नंबरिंग नहीं है इसमें। देखिए 1 से 2 जो है वो है आपका बेसिकली कंप्रेशन। तो देखिए कंप्रेशन कहाँ है, ये है कंप्रेसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 2 हो गया आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद जो है हीट एक्सचेंजर में जाएगा तो 2 से 3 है आपका हीट रिजेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 से 3 है ये है आपका हीट रिजेक्शन, जो कि होगा किसमें, हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद 3 से 4 क्या है आपका, ये आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन या प्रसारण। तो एक्सपेंशन जो होगा वो एक्सपेंडर में होगा, तो वो 3 से 4 ये है, 3 से 4 है आपका एक्सपेंशन। और फिर वापस 4 से जो 1 है वह है आपका शीतल कक्ष या जहाँ जो भी स्पेस है जिसको हमें कूल करना है। तो ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम और TS या PV प्लॉट के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे कैसे लगा वो हमने इसमें बता दिया। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ COP फॉर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के केस में जो डिराइव करना है हमें COP, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले ये समझ लें कि कौन कौन सा प्रोसेस का नाम क्या है। तो आपने अभी TS प्लॉट में और PV प्लॉट में साथ ही साथ ब्लॉक डायग्राम में इस चीज़ को देखा कि 1 से 2 जो था वो कंप्रेशन था, 2 से 3 हीट रिजेक्शन, 3 से 4 एक्सपेंशन और 4 से 1 हीट एब्जॉर्प्शन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, 1 से 2 है संपीड़न, 2 से 3 ऊष्मा निष्कासन, 3 से 4 है प्रसारण और 4 से 1 है ऊष्मा का अवशोषण। 4 से 1 के ही दौरान जो हीट है वो क्या होगी, अवशोषित की जाएगी। ठीक है, उस एयर को, जो कूल्ड एयर है उसको जब आप स्पेस में भेजेंगे कूलिंग स्पेस में, तो वहाँ की जो एयर होगी वो क्या करेगी, अपना ऊष्मा दे देगी और जो हमारा ये एयर है, जो कूल्ड आउट एयर है, जो ठंडा एयर हमने भेजा है, वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी। तो ये हो गया आपका टोटल हीट एब्जॉर्प्शन। अब इसमें देखेंगे कि हमें डेरिवेशन कैसे करना है। तो बेसिकली आपको मालूम है कि जो COP होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क। अब इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हमें इस पूरे साइकिल से निकालना होगा और क्या वर्क है वो निकालना होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि हीट एब्जॉर्प्शन कितना होगा। तो हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो होगा फॉर यूनिट मास। एक यूनिट द्रव्यमान के लिए यदि हम बात करें तो हीट एब्जॉर्प्शन होगा आपका Cp एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो Cp T1 - T4। और हीट रिजेक्शन क्या होगा, हीट रिजेक्शन हो जाएगा Cp T2 - T3। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि इन दोनों में कौन सी जो यूनिट है या कौन सी किसकी वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और कम होगी। तो देखिए जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो कम होगी और जो हीट
रिजेक्ट करेंगे वो ज़्यादा होगी, इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी और इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो इक्विपमेंट से हीट निकल रही है फ्रिक्शन की वजह से, वो भी इस हीट में ऐड होने के बाद बाहर जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। अब इस चीज़ को समझिए कि चूँकि ये जो साइकिल है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये बेल-कोलमन साइकिल, इस साइकिल को हम अपने पुराने रेफ्रिजरेटर के कंसेप्ट से, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर होता था आपका हायर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, यहाँ पर होता था आपका रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पर होता था आपका लोअर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। लोअर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को आप कह सकते हैं कि ये है आपका सिंक, और ये हो जाता था सोर्स। होता क्या था, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब होती थी और लोअर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब होती थी Q1, या इसको कह सकते हैं QA, और यहाँ पर जो हीट होती थी रिजेक्ट होती थी सोर्स में। इस उल्टे कार्य को करने के लिए हमें वर्क की रिक्वायरमेंट होती थी। तो हम जानते हैं ये जो वर्क होता था वो वर्क बराबर होता था किसके? Q रिजेक्टेड माइनस Q एडेड के। ये कितना किसके बराबर होता था? Q रिजेक्टेड माइनस Q एडेड के बराबर होता था। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वर्क की? वो हो जाएगी CP T2 माइनस T3 माइनस CP T1 माइनस T4। तो यही हो गया आपका वर्क। तो यदि हम बात करें COP की, यदि हम बात करते हैं COP की, तो COP हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करें तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो एब्जॉर्ब कितना हुआ? CP T1 माइनस T4। तो उसको हम रख सकते हैं CP T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई CP T2 माइनस T3 माइनस CP T1 माइनस T4। अगर हम CP कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा? T1 माइनस T4 ऊपर और डिनोमिनेटर में T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया COP का। अभी डेरिवेशन ख़त्म नहीं हुआ है, आगे समझेंगे इसको कि इसको और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि COP बराबर T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। अब फॉर अ कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम ये जानते हैं कि जो हमने वो बना रखा है TS प्लॉट, उस TS प्लॉट में देखिए और इस चीज़ को समझिए कि हम लिख सकते हैं कि T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं, यह हम एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। फिर उसके बाद हम उसी में अगर देखें तो उस कर्व में तो T3 डिवाइडेड बाई T4 को हम लिख सकते हैं P3 डिवाइडेड बाई P4 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। दिस इज ऑल्सो फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यदि हम बात करें तो हमने देखा है कि जो प्रोसेस है 1 से 2 वाला वो है आपका कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस या सम एंट्रोपिक प्रक्रम। 2 से 3 प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस 2 से 3 और प्रोसेस 4 से 1, ये दोनों ही प्रोसेसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस हैं। क्या है ये? कांस्टेंट प्रेशर
प्रोसेसेस। यहाँ ज़रूरी हो गया है इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं हमारे इस साइकिल में। तो ये देखिए, हालांकि इसको डिस्कस किया जा चुका है पहले भी, लेकिन एक बारी फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो 4 प्रोसेसेस हैं वो पहले तो हमारा ये जो 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2, प्रोसेस, ये आपका पीवी प्लॉट है। ये जो 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2, ये है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक सम एंट्रोपी। उसके बाद 2 से 3 है आपका, दिख रहा है इसमें, कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबारिक। चूंकि ये पीवी प्लॉट है तो इसलिए आपको प्रेशर दिखेगा, लेकिन कांस्टेंट एंट्रोपी ऐसे ही बनता है, वो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस में दिखेगा, सॉरी टीएस प्लॉट में दिखेगा कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। नेक्स्ट है 3 से 4, ये भी एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और 4 से 1 जो है वो भी एक आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यदि हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि 2 और 3 पॉइंट सेम प्रेशर और 1 और 4 पॉइंट सेम प्रेशर, ये दोनों ही पॉइंट 2, 3 सेम प्रेशर और 1, 4 सेम प्रेशर। तो देखिए 2 और 3 सेम प्रेशर और 1 और 4 सेम प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर का रेशियो है P2/P1 और P3/P4 वो सेम है। मतलब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि T2/T1 इक्वल्स टू P प्रेशर रेशियो के पावर गामा-1 डिवाइडेड बाई गामा, और ये लिख देंगे T3/T4 इक्वल्स टू PR के पावर गामा-1 डिवाइडेड बाई गामा। सिंस दीज टू प्रेशर्स आर सेम, प्रेशर रेशियोज आर सेम, इट मीन्स अगर ये प्रेशर रेशियो सेम होंगे तो ये ओवरऑल नंबर सेम होगा, क्योंकि गामा की वैल्यू तो कांस्टेंट है। इट मीन्स T2/T1 इक्वल्स टू T3/T4। यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि T2 बराबर क्या लिख सकते हैं, T3 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T4। अपने को ये जो T2 की वैल्यू है, इसी T2 की वैल्यू को हमें COP के उस फॉर्मूले में रखना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है COP का, दैट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4, यही हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें अभी जो हमने T2 निकाला है, T2 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, और T2 की वैल्यू रखने के बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूला हमारा कैसे चेंज होता है। ठीक है, कैसे हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज होता है वो देखेंगे। तो यदि हम बात करें T2 की, तो उसकी वैल्यू है, तो T2 की वैल्यू जो है वो हम यहाँ रखने जा रहे हैं, वो देखिए क्या है, T1 को एज इट इज छोड़ देंगे, T1 माइनस T4। T2 की जगह वैल्यू रख देंगे क्या, T3 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T4 माइनस T3 ऐसे ही एज इट इज माइनस T1 माइनस T4। उसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे और देखेंगे क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T3 इंटू T1 माइनस T3 इंटू T4, एलसीएम लेने की वजह से, और यहाँ नीचे है T4 माइनस T1 माइनस T4। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका T1 माइनस T4 ऊपर न्यूमरेटर में, और यहाँ हो जाएगा T3 इंटू T1 माइनस T3 इंटू T4 माइनस T4 यहाँ चला जाएगा, T1 माइनस T4, और इस पूरे के नीचे आ जाएगा T4। T4 को ऊपर पे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा T4 T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे T3, तो हो जाएगा आपका T1 माइनस T4, और यहाँ T4 तो कॉमन है ही, हो जाएगा T1 माइनस T4। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में T1 माइनस T4 कॉमन है, तो उसको ले लीजिए कॉमन,
T1 माइनस T4 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा T4 और नीचे भी ले लिया तो T1 माइनस T4 कॉमन नहीं है और यहाँ क्या बचा नीचे T3 माइनस T4, ये कट कर दिया, कैंसिल कर दिया, बचा क्या T4 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T4। तो हमारा नया फॉर्मूला जो है आपका COP का किसके केस में, इसके केस में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के केस में वो बन के आया आपका T4 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T4।